वीडियो के साथ दाथ में आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। हिंदुस्तान के मुगली अहद में एक खूबसूरत शहर दिल्ली में एक शानदार सल्तनत कायम थी। इस सल्तनत के हकमरान बादशाह अकबर थे, जो अपनी इंसाफ पसंदी और दानशमंदी की वजह से मशहूर थे। उनके दौर में खुशहाली और अमन व अमान का दौर दौरा था, लेकिन हर शानदार दौर की एक खामी भी होती है, और अकबर के दौर में यह खामी बादशाह की ज़ाती ज़िंदगी में छिपी हुई थी। बादशाह अकबर की एक शदीद ख्वाहिश थी कि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनके बाद सल्तनत की ज़िमाम संभाल सके। कई साल की कोशिशों और दुआओं के बावजूद उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अकबर ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर खुदा की मशीयत कुछ और थी। एक रात अकबर ने ख्वाब देखा कि एक दरख्त के नीचे एक खूबसूरत लड़का खेल रहा है। दरख्त के नीचे एक फरिश्ते ने अकबर को बताया कि यह लड़का ही उनकी दुआओं का जवाब है, लेकिन इस ख्वाब में एक शर्त थी कि लड़का एक गरीब घराने में पैदा होगा और उसे तलाश करना बादशाह का काम होगा। ख्वाब की ताबीर पर यकीन रखते हुए अकबर ने अपने वजीर और मुशीरों को हुक्म दिया कि वो मुल्क भर में हर एक गरीब घराने की जांच करें ताकि वो लड़का मिल सके। वजीर और मुशीरों ने मुल्क के हर कोने का सफर किया, मगर वो लड़का कहीं भी नहीं मिला। एक दिन बादशाह अकबर ने एक छोटे से गांव का दौरा किया, जो दिल्ली से काफी दूर था। वहां अकबर ने एक सादा से खानदान को देखा जो अंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। खानदान का सरबराह, एक किसान, अपनी जिंदगी की सादगी और मेहतात तरीके से खुश था। इसके चेहरे पर मुस्कान और दिल की खुशी नुमायां थी, बावजूद उसके कि इसके पास दुनियावी दौलत कुछ नहीं थी। बादशाह ने किसान से बात की और उसके दिल की गहराइयों को जाना। किसान ने बताया कि वो अपने खुदा की मेहरबानियों पर यकीन रखता है और जो कुछ भी उसके पास है इसका शुक्रगुजार है। बादशाह अकबर ने किसान की सादगी और सुकून को देखते हुए फैसला किया कि वो उसकी जिंदगी में मुदाखलत न करे, क्योंकि उसे लगा कि उसके ख्वाब की ताबीर शायद ये है कि सादगी और खुशी ही असल दौलत है। बादशाह ने किसान की मदद करने के बजाय उसकी दुआओं और उसकी सादगी से सबक सीखा। कुछ वक्त बाद बादशाह ने ऐलान किया कि वो मुल्क के हर शहरी की मदद करेगा, खास तौर पर गरीबों की, और मुल्क में खुशहाली लाने के लिए नई पॉलिसियों का ऐलान किया। अकबर ने अपनी हुकूमत में कई इस्लाहात की ताकि अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। इसने ज़िराअत, तालीम और इंसाफ के निज़ाम में तब्दीलियां की, गरीबों के लिए अमदाद की स्कीमें शुरू कीं और मुल्क भर में फलाही इदारे कायम किए। इस दौरान किसान ने अपनी जिंदगी में बेहतरी देखना शुरू की। अकबर की पॉलिसियों के जरिए किसान की जिंदगी में खुशहाली आई और वो अपने खानदान के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनियावी दौलत और शहरत की पीछा करने के बजाय सादगी और खुदा की मेहरबानी पर यकीन रखना ज्यादा अहम है। बादशाह अकबर ने यह सबक सीखा कि असल खुशी और सुकून दिल की हालत पर मुनहसर है, और उसने अपनी पॉलिसियों को अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें बताती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में सादगी और शुक्रगुजारी की रोशनी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज हमें हकीकत में खुशी और सुकून अता करती है। ये कहानी एक खूबसूरत सबक सिखाती है कि दुनिया की हकीकत को समझना और दिल से दुआ करना ही असल सुकून और खुशी की कंजी है। मुगली अहद की उस कहानी में हमने देखा कि बादशाह अकबर ने सादगी और खुदा की मेहरबानी की कदर की, और इस कदर से पूरी सल्तनत की फिलाह के लिए नई राहें तलाश कीं। खुदा की तख्लीक के बाद दुनिया एक खूबसूरत और बेमिसाल मकाम थी। हर चीज अपनी जगह पर थी। पहाड़, दरिया, जंगलात और समंदर सब अपनी जगह पर थे। कुदरत ने उस दुनिया को हैरत अंगेज अंदाज में बनाया था, लेकिन इंसान की तख्लीक के बाद एक नई जरूरत ने जन्म लिया, लिबास। इंसानों की पहली नस्ल, जिन्हें हम इब्तदाई इंसान कह सकते हैं, फितरत से करीब थी। वो जंगलों में रहते, फलों और पत्तियों से अपना पेट भरते और बारिश, धूप और सर्दी का सामना करते। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये थी कि वो कुदरत की सादगी में रहते थे, लेकिन जैसे ही इंसान की अक्ल व दानिश बढ़ती गई, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने जिस्म को ढांपने की जरूरत है। एक दिन एक नौजवान आदमी जिसका नाम आदम था, उसने महसूस किया कि मौसम बदल रहा है। सर्दियों की ठंड और बारिश ने उसे परेशान कर दिया।
आदम ने अपने उर्दगर्द देखा और जाना कि कुदरती मवाद जैसे पत्तों और खालों से वो कुछ ऐसा बना सकता है जो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। आदम ने अपने कबीले के लोगों को उस ख्याल के बारे में बताया और सब ने मिलकर मुख्तलिफ मवाद को जमा करना शुरू किया। उन्होंने दरख्तों की खालें, पत्ते और जानवरों की खालें जमा कीं और उनके साथ तजुर्बात किए। ये इब्तदाई कोशिशें काफ़ी मुश्किलात से भरी थीं, लेकिन आदम और उसके कबीले ने हिम्मत न हारी। आदम ने एक दिन एक खूबसूरत लिबास तैयार किया जो जानवर की खाल और पत्तों से बना था। ये लिबास सर्दी से बचाव के लिए काफी मुअस्सर था। कबीले के लोगों ने उस नए लिबास को सुराहा और उसे पहनाना शुरू किया। जल्द ही दूसरे कबाइल ने भी उस लिबास को देखा और उसे अपना लिया। लिबास की ये इब्तदाई शक्ल सादा थी, लेकिन उसने लोगों की जिंदगी में एक अहम तब्दीली का आगाज किया। जैसे जैसे इंसानों की तरक्की हुई, लिबास भी तरक्की करने लगा। नए मुवाद दरियाफ्त हुए और नए तरीके दरियाफ्त किए गए। इब्तदाई इंसानों ने कुदरती रंग और चमकदार पत्तों का इस्तेमाल किया, और फिर उन्होंने धागे और बुनाई का तरीका भी दरियाफ्त किया। धागे से बने कपड़े ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि उन्हें खुद को जाहिर करने का भी मौका दिया। एक दिन एक मायानाज खातून, जो कि एक माहिर बनाई थी, ने एक नया कपड़ा बनाया जो नर्म और आरामदेह था। इसने नए रंगों का तजुर्बा किया और खूबसूरत डिजाइन तैयार किए। इसकी तख्लीकात ने लिबास की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और हर किसी ने उन नए लिबासों की तारीफ की। दुनिया भर में मुख्तलिफ सकाफतों ने अपने मुनफरिद अंदाज में लिबास को तैयार किया। हिंदुस्तान में खूबसूरत साड़ियों और कुर्तों का आगाज हुआ, चीन में खूबसूरत सुलक की चादरें तैयार हुईं और यूरोप में जदीद सूट और गाउन तैयार हुए। हर सकाफत ने अपने लिबास के जरिए अपनी शनाख्त को मजबूत किया और अपनी खूबसूरती और ज़ौक़ का इजहार किया। वक्त के साथ साथ लिबास में फैशन ने एक अहम किरदार अदा करना शुरू किया। फैशन ने लोगों की ज़ौक़ और तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए नई नई डिज़ाइन तैयार कीं। हर दौर में मुख्तलिफ फैशन के रुझानात ने लोगों की जिंदगियों पर असर डाला। नए नए कपड़े, रंग और डिज़ाइन ने लोगों की शख्सियत को निखारा और उनकी खुद एतमादी में इजाफा किया। जदीद दौर में लिबास की सनात ने एक नई शक्ल अख्तियार की। जदीद टेक्नोलॉजी ने लिबास की तैयारी और डिज़ाइनिंग में इनकलाब बर्पा कर दिया। फैशन इंडस्ट्री ने दुनिया भर में लिबास को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया और लोगों को खुद को इजहार करने का एक नया तरीका फराहम किया। आज के दौर में हर किस्म के कपड़े और डिज़ाइन दस्तयाब हैं और लोग अपनी पसंद और ज़रूरियात के मुताबिक लिबास का इंतखाब करते हैं। फैशन की दुनिया में हर दिन नई चीज़ें दरियाफ़त हो रही हैं और लिबास की दुनिया में जद्दत की नई लहरें आ रही हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लिबास सिर्फ जिस्म को ढांपने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारे सकाफती, समाजी और ज़ाती इजहार का एक अहम हिस्सा है। इब्तदाई इंसानों की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों ने लिबास की दुनिया में एक अजीम तब्दीली का आगाज किया, और वक्त के साथ साथ लिबास ने मुख्तलिफ सकाफतों और फैशन की दुनिया में अपना मकाम बना लिया। ये हमें सिखाता है कि हर चीज़ की तरक्की और खूबसूरती में मेहनत, तख्लीक और जद्दत की अहमियत होती है। लिबास की तख्लीक का सफ़र हमें बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में भी मेहनत, तख्लीक और जद्दत के ज़रिए तरक्की और खूबसूरती हासिल कर सकते हैं। फैशन की दुनिया की इब्तदा कदीम ज़माने से हुई। जब इंसानों ने सबसे पहली बार खुद को ढांपने का अमल शुरू किया, तो ये सबसे सादा और बुनियादी शक्ल में था। इब्तदाई इंसानों ने दरख्तों की खालें, पत्तों और जानवरों की खालों का इस्तेमाल किया ताकि खुद को मौसमों के उसरात से बचा सकें। उनके लिबास सादा और बुनियादी थे, लेकिन वो उनकी जिंदगी की ज़रूरियात को पूरा करते थे। ये इब्तदाई लिबास बुनियादी तौर पर अमली मकासद के लिए था, लेकिन जैसे जैसे इंसानों की ज़हन साजी और सकाफत में तरक्की हुई, लिबास के डिज़ाइन और इसकी अहमियत में भी तब्दीलियां आएँ। मुख्तलिफ सकाफतों और इलाकों ने अपनी खुसूसियात के मुताबिक लिबास तैयार किया जो उनके इलाके, मजहब और समाजी हालत की इक्कासी करता था। कदीम मिस्र की सकाफत ने फैशन की दुनिया में एक अहम किरदार अदा किया। मिस्र में फैशन ने समाजी और मजहबी पहलुओं को मिलाया। फिरौन्स और एली तबके के अफराद ने अमदा कपड़े पहने जिन पर सुनहरी कढ़ाई, जवाहरात और पेचीदा डिज़ाइन होते थे। आम लोगों के कपड़े सादा होते थे,
लेकिन वो भी अम्दा कपड़े जैसे लीनन के इस्तेमाल करते थे। मिस्र में फैशन की तरक्की के साथ साथ कपड़े के रंग और डिज़ाइन भी मुतनव्वे हो गए। उनकी सकाफत और मजहब ने फैशन पर गहरे असरात डाले और लिबास की खूबसूरती और पेचीदगी ने समाजी फर्क को उजागर किया। यूनान और रोम में फैशन की तरक्की ने एक नई समत ली। यूनानियों ने अपने लिबास को सादा और आरामदह बनाया। ख्वातीन ने चीतून चीतून और हेमेशन पहना, जो कि लंबी चादरें थीं। मर्दों ने टोगे टोजा और कोलोमीडी क्लापडा पहने, जो कि उनके समाजी मकाम और तबके की अलामत थे। रोमियों ने भी फैशन में नए रुझानात मुतारफ करवाए। उन्होंने अपने लिबास को ज्यादा पेचीदा बनाया और मुख्तलिफ रंगों, मवाद और डिज़ाइन का इस्तेमाल किया। रोम में लिबास की इशराफिया और आम लोगों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। कुरून वस्ती के दौरान फैशन की दुनिया में अहम तब्दीलियां आईं। यूरोप में फैशन का ज़्यादातर ताल्लुक मजहबी और समाजी उसूलों से था। लिबास की लंबाई, चौड़ाई और मवाद ने इस बात का इशारा दिया कि किस शख्स का समाजी मकाम किया है। मर्दों ने लंबी टोपियां, भारी कोट और पेंट पहनना शुरू किया, जबकि ख़वातीन ने पेचीदा और कढ़ाई शिदा गाउन पहने। फैशन में रंगों की इस्तेमाल की कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी, लेकिन मजहबी और समाजी तबके की इलामत के तौर पर मखसूस रंगों का इस्तेमाल होता था। 15वें और 16वें सदी के दौरान फैशन ने एक नई शक्ल अख्तियार की। ये दौर रिनाइसेंस का था और इस दौर में फैशन ने खूबसूरती और तफसीलात की तरफ तवज्जो दी।